अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशिफ सिंह कुरैशी और आज क्लास 9 की फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा हमारे पास स्टेबल है। स्टेबल ये क्या मतलब है कि वो उसको अपनी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाना कितना ज्यादा मुश्किल होगा हमारे लिए, उसको कहा जाता है स्टेबिलिटी। एक ऑब्जेक्ट को जितनी मुश्किल से आप अपनी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से या रेस्ट की पोजीशन से आप उसको हटाओगे, उसको क्या कहा जाता है, उसको स्टेबिलिटी कहा जाता है। सो इसको अगर हम डिफाइन करने लगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द मेजर ऑफ हाउ हार्ड इट इज टू displace a body from its equilibrium position। कितना मुश्किल होता है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाना, ऐसी चीज को स्टेबिलिटी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक ट्रक की बात करो तो उसको मूव करवाना कितना ज्यादा मुश्किल है हमारे पास, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आप उसके बरक्स कार की बात करते हो तो कार में हमारे पास उसको धक्का लगाना ज्यादा थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो वो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी। तो इसी तरीके से जितना ज्यादा आप मुश्किल से एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करोगे उसको क्या कहा जाता है, उसको स्टेबिलिटी कहा जाता है। ये असल में एक मेजर है। मेजर मतलब कि एक कुव्वत है कि कितना मुश्किल है एक ऑब्जेक्ट को अपनी एक स्टेबल स्टेट से डिस्प्लेस करना। स्टेबल स्टेट का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करना। अब इसकी अगर टाइप्स की बात की जाए तो हमारे पास इसमें तीन टाइप्स आ जाती हैं। एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये तीन स्टेट्स है हमारे पास। अब देखते हैं कि ये तीन स्टेट्स हमें क्या गाइड करती हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करो और वो वापस अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाए तो ऐसी स्टेट को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ऐसे एक कोन देख लो, अगर ऐसे एक कोन है तो जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो जरा नीचे पाया जाएगा। सेंटर ऑफ मास मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ मास क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या फर्क है। तो इसका अब सेंटर ऑफ मास क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास इस तरह जमीन से नजदीक है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये स्टेबल होगा। अगर आप इसको इस पोजीशन से डिस्प्लेस करते हो और डिस्प्लेस करने के बाद आप उसको यहां तक लेके आते हो, जिधर मैंने डॉटेड बनाया, तो ये क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास भी यहां तक पहुंचेगा। तो ये दोबारा जमीन की तरफ अट्रैक्ट करे, तो वहां से जब आप फोर्स हटाओगे तो ये वापस क्या होगा, अपनी ही जो स्टेबल स्टेट थी उसके ऊपर आ जाएगा। तो ऐसी इक्विलिब्रियम को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो डिफाइन आप इसको इस तरीके से करते हो। अच्छा, तो क्या हो गया हमारे पास इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या डेफिनेशन होगी कि व्हेन अ बॉडी कम्स टू इट्स प्रीवियस स्टेट, के बॉडी अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाए, व्हेन द आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिस्प्लेस फोर्स, अगर उसके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगाई गई थी अगर आपने उसको रिमूव कर दिया और उसको रिमूव करने के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, तो ऐसी स्टेबल, ऐसी इक्विलिब्रियम को कहा जाता है, ऐसी को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अगर अनस्टेबल की बात की जाए तो इसी कोण को मैं उल्टा ले लेता हूं। ऐसे केस में आप देखोगे जो इसका सेंटर ऑफ मास था वो क्या हो गया, वो जरा जमीन से दूर हो गया। तो ऐसे में जब आप इसको यहां से डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा, ये फॉल कर जाएगी और फॉल करने के बाद इस तरीके से जमीन पे पड़ जाएगी, इसका सेंटर ऑफ मास जमीन के नजदीक आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, ऐसी इक्विलिब्रियम को कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन
a body does not comes to its previous position after removal of displaced force। जो आपने उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट वाली फोर्स लगाई थी उसको आपने रिमूव कर दिया और वो रिमूवल के बाद भी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ना आए तो ऐसी पोजीशन को क्या कहा जाता है? ऐसी पोजीशन को कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब बात करते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हमारे पास वो इक्विलिब्रियम है जहां पर ऑब्जेक्ट एक नई पोजीशन पर चला जाता है। किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे? व्हेन अ बॉडी stays in new position after released या displaced। अब यहां पर थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी कि सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी तो यहां पर क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट एक नई पोजीशन पर आ गया और यहां पर भी आप न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी कह रहे हैं कि यहां पर भी ऑब्जेक्ट जो है वो नई पोजीशन पर चला जाएगा और वहां पर वो एक उसी पोजीशन में रहेगा। तो इन दोनों के अंदर अनस्टेबल में और न्यूट्रल में फर्क क्या होगा? तो अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में फर्क ये है कि इसका सेंटर ऑफ मास फॉल नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह पर रहेगा। तो इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या आ जाएगा? एंड सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट सेम पोजीशन एंड डज नॉट फॉल। फॉल का क्या मतलब? अगर इसको भी मैं डायग्राम के थ्रू अगर आपको रिप्रेजेंट करके बताऊं, ये कोन की डायग्राम, तो अगर आप इस कोन को इस तरीके से जमीन के ऊपर गिरा के रखो तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां था। अगर आपने इसको डिस्प्लेस किया तो ये रोटेट होकर इसकी जो दूसरी पोजीशन है वो एक नई पोजीशन पर आ जाएगी। अगर आपने इसको डिस्प्लेस किया तो डिस्प्लेस होने के बाद ये इस पोजीशन पर आ जाएगी, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो जमीन से उसकी सेम ही हाइट रहेगी, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर आप इस केस में देखो तो इसका सेंटर ऑफ मास पहले हाइट पे था, लेकिन जब इसको रिलीज किया गया, इसको डिस्प्लेस किया गया, डिस्प्लेस करने के बाद इसका सेंटर ऑफ मास भी क्या कर गया? फॉल कर गया। तो इसको कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन इस केस में, इसका दोनों केसेस में इसका सेंटर ऑफ मास जमीन से सेम डिस्टेंस पर था और वो फॉल नहीं किया, तो ऐसी इक्विलिब्रियम को कहा जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब यहां पर अगर डेली लाइफ में एग्जांपल देखा जाए तो स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम का हमारे पास डेली लाइफ में क्या कॉन्सेप्ट है? अगर आपको याद हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब भी हमारे पास स्पोर्ट्स कार्स वगैरह डिजाइन की जाती हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास नीचे रखा जाता है। उसको नीचे रखने का मकसद ये होता है कि जितना आपका सेंटर ऑफ मास अर्थ के पास रहेगा उतने ही वो ऑब्जेक्ट ज्यादा स्टेबल होगा और उसको डिस्प्लेस करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास ऊपर लेके चले जाओ तो वो क्या होगा? वो हमारे पास उसको टॉपल करने का या उसके गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप एक मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक कैरी डब्बे की एग्जांपल ले लो, जो सुजुकी कैरी होती है हमारे पास, अगर उसके ज्यादा अगर आप लोड कर दोगे तो लोड जाहिर बात है उसके ऊपर, वो जमीन से काफी हाइट पर होती है, तो उसका नुकसान ये होगा कि अगर आपने जरा सा शार्प टर्न लिया तो वो टॉपर हो जाएगी, वो गिर जाएगी। लेकिन स्पोर्ट्स कार्स में ये होता है कि उनका सेंटर ऑफ मास जो है वो जमीन के, वो उनको इतना लोअर रखने की वजह ये होती है कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो अर्थ के पास रहे। तो जितना वो अर्थ के पास रहेगा तो उतनी ही ज्यादा उसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी और वो टॉपल नहीं कर सकेगी। तो इसमें स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो पॉइंट्स होते हैं। स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए अगर मैं आप इसको ऐसा करो, नोट कर लो, मैं इसको रब करता हूं और फिर आपको इसी जगह पर मैं बताता हूं। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। जी, तो मेथड टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, कि किस तरीके से एक चीज की स्टेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। तो सबसे पहले उसके हमारे पास बेसिकली दो स्टेप्स हैं। क्या? लोअर द सेंटर ऑफ मास
और सेकेंड इज इंक्रीज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। यहीं पर आपको मैं दोबारा स्पोर्ट्स कार की ही एग्जांपल दूंगा कि अगर आप उनको देखो, उन कार्स को देखो, तो उनके जो टायर्स होते हैं वो ज्यादा चौड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट हमने इंक्रीज करना होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया उसका अर्थ के साथ लगे और जो गाड़ी है वो शार्प टर्न्स पर टॉपल ना हो जाए और अर्थ के साथ लगी रहे और स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा रहे। इसी तरीके से अगर आप एक लैंप को देखते हो, अगर एक टेबल लैंप अगर आपने देखा हो, वो कुछ इस तरीके से बना होता है और यहां पर उसकी बेस होती है, तो वो देखो तो उसमें जो ये रॉड लगा होता है, ये इसका जो वेट होता है वो इंतहाई नेग्लिजिबल होता है और जो सारा वेट होता है वो यहां पर होता है। वो किस लिए? क्योंकि यहां पर भी हमने सेंटर ऑफ मास क्या किया, लोअर कर दिया। यहां पर हम सारा सेंटर ऑफ मास ले, और जितना ज्यादा आप इसकी इस बेस को इंक्रीज करोगे उतना ही ज्यादा ये टेबल लैंप हमारे पास क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो एक स्टेबल लैंप किस तरीके से स्टेबल रहता है कि जो उसकी बेस होती है उसका सेंटर ऑफ मास हम लोअर कर देते हैं। कैसे लोअर करते हैं कि इस जगह पर हम मास ज्यादा कर देते हैं और बाकी जगह को हम खाली रखते हैं। तो यहां पर जब मास ज्यादा रहेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आता जाएगा, और जितना नीचे होगा उतना ही ये टेबल है टेबल के ऊपर स्टेबल रहेगा और इसके गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप गिलास वगैरह भी देखो तो गिलास भी वो ऊपर से इस तरीके से होता है और नीचे आकर फिर उसकी बेस बड़ी हो जाती है। अब उसकी बेस भी अगर आप देखो तो बेस जरा सी, ये पूरा गिलास बिल्कुल पतले कांच का बना होता है, लेकिन ये जो जगह होती है ये मोटे कांच की बनी होती है। वो इसलिए कि यहां पर भी वही कंसेप्ट आता है कि सेंटर ऑफ मास को हम नीचे कर देते हैं और जो इसकी लोअर एरिया है, जो बेस है इसकी, इसको इंक्रीज कर दिया जाता है। वजह क्या? वजह ये कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है और इसके गिरने के चांसेस भी हमारे पास क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। डेली लाइफ से अगर एक और एग्जांपल दूं तो आपने टाइट रोप वॉकर देखे होंगे कि एक रस्सी के ऊपर एक आदमी चल रहा होता है और उसने एक लॉन्ग रॉड अपने पास रखा हुआ होता है और उस रॉड की मदद से वो उस रस्सी के ऊपर बिल्कुल सीधा चल रहा होता है। अब इसमें क्या तरीका है कि वो किस तरीके से उस रोप के ऊपर वॉक करता है? उसका तरीका यह है कि वो जब भी उस रोप के ऊपर चल रहा होता है तो वो सेंटर ऑफ मास अपना डायरेक्टली उस रोप के ऊपर रखता है, मतलब कि अपना सेंटर ऑफ मास वो लोअर रखेगा। कैसे लोअर रखेगा? उस रॉड की मदद से। उस रॉड की मदद से उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो उस रोप के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, उससे आगे पीछे नहीं जाएगा। और जब वो उस रोप से ऊपर आ जाएगा और मिसाल के तौर पर अगर उसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे शिफ्ट भी करता है तो जाहिर बात है उसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होगी। अगर उस रोप से डायरेक्ट उस रोप के ऊपर, अगर ये रोप है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी बिल्कुल इस तरह रोप के ऊपर रहेगा। लेकिन अगर उस रोप से हल्का सा भी उसका सेंटर ऑफ मास इस तरफ हुआ तो वेट उसका जाहिर बात है उस तरफ एक्ट करेगा और उसके अंदर फिर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगी। तो उस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए उसने अपने पास यहां पर एक रॉड पकड़ा हुआ है। उस रॉड को वो दूसरी तरफ शिफ्ट करता है। जब वो दूसरी तरफ शिफ्ट करता है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, जो वेट उसका इस तरफ लगा होता है, उतना ही वेट फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज लगता है। अगर एक इस डायरेक्शन में रोटेशन उसके अंदर प्रोड्यूस होती है तो उस रॉड को वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता है। तो जब वो रॉड को दूसरी तरफ शिफ्ट करेगा तो उसका वेट इस तरफ बैलेंस हो जाएगा। तो जो टॉर्क ग्रेविटी की वजह से इधर प्रोड्यूस हो रही थी, अब उस रॉड की वजह से उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब वो जाएगी तो वो वापस क्या हो जाएगा, अपनी स्टेबल हालत में आ जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, एक टाइट रोप वॉकर अपने पास एक लॉन्ग रॉड पकड़ के चलता है। एक तो ये कि रोप के ऊपर उसका सेंटर ऑफ मास रहे, लेकिन अगर रोप के बिल्कुल ऊपर नहीं आता, थोड़ा सा स्लाइटली रोटेट करने की कोशिश करता है, स्लाइटली हिल जाता है, तो उस रॉड की मदद से क्या करेगा, वो अपने सेंटर ऑफ मास को दोबारा वापस शिफ्ट करेगा। कैसे शिफ्ट करेगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। जब इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा हिल गया, रोप के ऊपर नहीं रहा, रोप से साइड पे हो गया, तो ग्रेविटेशनल पुल उसके ऊपर लगेगा। जब ग्रेविटेशनल पुल इसके ऊपर लगेगा तो इसके अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगी। तो इस टॉर्क को काउंटर करने के लिए उसने रॉड रखा हुआ है। उस रॉड को वो यहां से डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। जब यहां से डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा तो यहां पर भी जाहिर बात है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके अंदर दूसरी डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगी और वो वापस क्या होगा, अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। इस तरीके से एक टाइट रोप वॉकर क्या करता है, एक रस्सी के ऊपर चलता है। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।